है, अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। अच्छा, तो इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर मैं रिवीजन बताऊं तो हम लोगों ने समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर खर्चे और कमाई, गुड्स, फैक्ट्री, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, इन चार में से चारों या कोई भी एक, दो या तीन, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर होगा तो हम लोग को उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल सा था, हम लोगों ने एक सम भी देखा है उसमें सॉल्व करवाते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम पर बताया हुआ था कि 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट हम लोग को प्रिपेयर करना है। आज बारी है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, जो भी अकाउंट है सबके अपने अपने मकसद हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस को ज़रा समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो शुरू है सब्जेक्ट, दैट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, ठीक है। चैप्टर हम लोगों का चालू है, चैप्टर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को पता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहला कौन सा था, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। दूसरा कौन सा है जो आज करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कौन सा करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट कौन सा होगा, बैलेंस शीट, ओके। चलिए, तो हम लोग ने जो ट्रेडिंग अकाउंट किया था, अब ट्रेडिंग अकाउंट तो भाई पीछे छूट गया, हो गया वो। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सिर्फ एक ही चीज इसमें नहीं आने वाला है, वो है नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। वो नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट के पहले ही आता है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसको मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो हम लोग को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इतना स्पेस काफी है। अगर ये यहाँ, ये यहाँ और मिडिल ये है, ठीक है, ये मिडिल है, फाइन, ओके। ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, राइट। थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। ये अमाउंट का कॉलम, ये भी अमाउंट का कॉलम, ठीक है। ये एक अमाउंट का कॉलम, ये दूसरा अमाउंट का कॉलम, यस, ओके। ये साइड में रहेगा डेबिट, ये साइड में होगा क्रेडिट। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो मैंने टॉपिक लिख दिया, पर हम लोग का लिखना, हम लोग लिखते कैसे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च 2000 जो भी होगा, राइट, और द ईयर एंडेड होता है, ओके। इसमें हम लोग को क्या लिखना है, ये होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फाइन, क्या प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है, इसमें की चीजें क्या क्या आती है। भाई शुरुआत है
और हम लोग को ने कल के दिन ट्रेडिंग अकाउंट को जब कंप्लीट किया था तो हम लोग को वहाँ पर बैलेंस मिला था, है ना। अगर इनकम साइड जाता है तो आप लोग को बैलेंस डेबिट साइड में मिला था और उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस कौन से साइड मिला था? ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड। अब हम लोग को उसको कैरेट डाउन लिखना, हम लोगों ने कैरेट डाउन लिखा था, कैरेट डाउन करो। तो जब उसका बैलेंस डेबिट साइड में मिला था, उसका बैलेंस डेबिट साइड में मिला था, जब कैरी होगा तो क्रेडिट साइड में होगा। ओके, तो वो होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब हम लोगों ने लेकर के आ गए ना नीचे उसको, वो ब्रॉट डाउन हो गया। अमाउंट को यहाँ लिख लो, राइट। सेम विद द ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस था, हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करके डेबिट साइड में लेकर के आएंगे। दैट विल बी टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, राइट। चलो ठीक है, अब इसको सर्कल नहीं करना, ये बैलेंस नहीं है, ये तो कैरी डाउन वाला अमाउंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो टॉपिक में बढ़ने के पहले हम लोग को कोई भी चीज़ पहले से समझ के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो रहता है उसमें 4 तरीके की चीज़ें का ताल्लुक अगर हो ट्रायल बैलेंस में तो वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्या क्या बताया था? फैक्ट्री, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इन चारों में से कोई भी तरीके का खर्चा या कमाई होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इसमें भी है, इसमें क्या क्या है? अगर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिंक मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रिकॉर्ड रहेंगे, अगर उसमें से कोई भी ऐसा चीज हो जो इससे ताल्लुक रखता हो, ठीक है, जो इससे ताल्लुक रखता हो, ठीक है, जो इससे ताल्लुक रखे, जो इससे ताल्लुक रखे, तो वो चीज क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले हो जाएगी। ठीक है, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन 4 में से कोई भी तरीके का खर्चा अगर दिखता है ट्रायल बैलेंस में वो इसके हवाले हो जाएगी, इस अकाउंट के हवाले। बराबर। तो देखो, तो अगर हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कौन से टाइप का खर्चा आता है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को यहाँ पर दिखता है तो मान के चलो ऑफिस रेंट, ठीक है, ऑफिस रेंट हो गया, तो ऑफिस इंश्योरेंस, ठीक है, ये हो गया, टू सैलरीज या फिर सैलरीज एंड वेजेस, तो यहाँ आ जाएगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। हम लोगों ने प्रोडक्टिव वेजेस देखा था, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, हाँ, अनप्रोडक्टिव वेजेस यहाँ पर आ जाएगा। टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे जो खर्चे हैं, ये सब खर्चा है, राइट, वो सब तुम लोग को यहाँ पर दिखेगा। ओके, नेक्स्ट, टू, हाँ, टू टेलीफोन चार्जेस, ये हो गया। टू ऑडिट फीस, ये हो गया। टू टैक्स या फिर टैक्स छोड़ दो, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, है ना। ये सारे टाइप के जो खर्चे होते हैं ये सब तुम्हारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है ना। तो ऑफिस लाइटिंग या फिर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बराबर है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। फिर ऑफिस स्टोरेज, मतलब तमाम ऑफिस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी, स्टेशनरीज, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ठीक है, ये सारा चीज़।
फिर उसके बाद में टू डायरेक्टर फीस है ना, ये सारा चीज इसमें चला जाएगा, राइट। चलो ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें। हाँ, अब इसमें क्या चीज़ें तुम लोगों को जाननी है, इसमें से इसका कुछ मीनिंग है, ऐसा कुछ जानना हो, ठीक है। ऑफिस रेंट हम लोगों को पता है, मतलब अगर समझो कोई ऑफिस सेटअप है और रेंट पे लेके रखा हुआ है तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा, तो खर्चा है। अगर वहाँ पर एम्प्लॉय ऑफिस का इंश्योरेंस करके रखा हुआ है, वो एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। सैलरीज जो पे करता है कंपनी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लोगों को, है ना, एम्प्लॉय सैलरीज एंड वेजेस वन एंड द सेम, वो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देखो, लेबर लोग को जो पे किया जाता है वो वेजेस है, एम्प्लॉय लोग को जो पे किया जाता है वो सैलरीज है। सर, अनप्रोडक्टिव वेजेस कैसे आ गए? प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में। ये अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, ये अनप्रोडक्टिव, ये प्रोडक्शन गुड्स से रिलेटेड नहीं है। ये प्रोडक्शन क्या चीज़ का कर रहे हैं? ये प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज का। तो जो सर्विस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, है ना, सर्विस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो सारा चीज़ तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा अगर खर्चे से रिलेटेड है तो, राइट। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सेलिंग में सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ। हाँ, ध्यान देना, थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ। ये है 2RBDD, ठीक है, अकाउंट। हाँ, इसको थोड़ा आप लोगों को बाहर करना पड़ सकता है कॉन्सेप्ट इजी, ओके। तो देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर। सबसे पहला आएगा बैड डेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे इसमें न्यू बैड डेट्स। फिर उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे न्यू RDD। इसके बाद में इसको लेस करेंगे, इसमें लेस करेंगे ओल्ड RDD, राइट। अच्छा, अब ये सारे चीज़ दिखेंगे कहाँ पर आप लोग को? कैसे समझ में आएगा कौन सा क्या है? ये है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट में दिखेगा, ये एडजस्टमेंट में दिखेगा, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती क्या है वो मैं बताता हूँ। बैड डेट्स वो अमाउंट होता है विच इज़ इरिकवरेबल, तुम इसको कभी रिकवर नहीं कर पाओगे अपने फ्यूचर में। तो ये होता है तुम्हारा एक्सपेंडिचर के साइड में आ गया। न्यू बैड डेट्स अभी लेटेस्ट जनरेट हुआ है कि तुम उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, ये भी एक अमाउंट है जो रिकवर नहीं हो पाएगा। सिंपल है, जो रिकवर नहीं हो पा रहा था, जो रिकवर नहीं हो पाएगा अब से, तो वो दोनों ऐड होना है। न्यू RDD, इसका फुल फॉर्म है न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब हो जाता है जो डेट डाउटफुल है उसके नाम पर तुम एक रिजर्व तैयार करके रखते हो कि भाई अगर उससे पैसा ना आए तो तुम उस रिजर्व को अपने बिजनेस में बता दोगे कि मुझको पैसा आ गया, बट अल्टीमेटली वो रिजर्व प्रॉफिट में से जनरेट होता है कंपनी के। मतलब कैसा है, तुम एक बिजनेस पर्सन हो, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो आया तुमसे कुछ उधार लेके चला गया, हाँ, और वो उधार जो है वो तुमको पे नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा बिजनेस को ये तो बताना पड़ेगा तुमको कि तुमको पैसा आ रहा है, तो तुम क्या करते हो, ऐसे जो छोटे मोटे पैसे नहीं आते हैं, 50 रुपया नहीं, मान के चलो उसने पैसा दिया लेकिन ऊपर का छुट्टा नहीं दिया उसने, ठीक है, या तो मान के चलो पूरा अमाउंट ही नहीं आया, तो तुमने जो प्रॉफिट था उसको यूज़ कर लिया डाउट को क्लियर करने के लिए, जो डेप्ट था उसको क्लियर करने के लिए अपने प्रॉफिट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट तो कम ही हो रहा है, तो लॉस है, एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए ये जो है इनके साथ जुड़ जाता है, मतलब ये जो रिकवर नहीं हो पा रहा है प्लस तुम्हारा जो प्रॉफिट भी यूज़ हो गया एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, तो इसके लिए ये अमाउंट भी इसके साथ में ऐड होता है। और ओल्ड RDD का मतलब क्या हो जाता है, वो तुमने पहले से एक रिजर्व बना के रखा था, कुछ मतलब पहले से एक रिजर्व बना के रखा है, वो करंट ईयर का नहीं है, पहले से एक रिजर्व बना के रखा था और वो रिजर्व तुम्हारा यूज़ नहीं हो पाया था
डाउट को क्लियर करने के लिए, तो तुम उस रिजर्व को ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अभी अगर तुमको मालूम पड़ रहा है कि 50 रुपया पहले से नहीं आने वाला है, अब तक हम लोग को आया नहीं पैसा, इस बार भी 50 रुपया हमारा न्यू बैडेट बन गया, तो 100 रुपया नहीं आने वाला। तुमने प्रॉफिट इस साल यूज़ कर लिया और 50 रुपया, 150 रुपया, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही रिजर्व में 100 रुपया था, तो 150 में से 100 रुपया तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से रिजर्व में 100 रुपया पड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये अमाउंट इससे लेस होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है, इसको मैं वापस से एक और बार क्लियर करूंगा जब हम लोग सम्स पर आएंगे या एडजस्टमेंट्स पर आएंगे, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में इसको हम लोग करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज टू सेल्स कमीशन, सेल्समैन सेल्स कमीशन, ठीक है। सेल्स, अभी मैं इसके अमाउंट को लिख देता हूँ मैं। देखो ये जो है ये अंदर के कॉलम में, अंदर के कॉलम में, अंदर के कॉलम में, ये भी अंदर के कॉलम में माइनस में, सबको जुटा करके आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग इसको। चलो ठीक है। फिर सेल्स कमीशन हो गया, सेल्स कमीशन को लिख लो। सेल्समैन सैलरी हो गया, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद में तो सेल्स टैक्स हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना। और कुछ बच गया है क्या? देखो मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ चलो ठीक है। अरे टू डेप्रिसिएशन, समझ में आया? ये डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन का खर्चा, राइट। और क्या चीज़ें हैं? डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, जो तुम ब्याज पे करोगे, ठीक है। अगर लोन लिए हो तो ब्याज पे करोगे, वो ऑफिशियल खर्चा माना जाता है, समझ में आ गया। अगर तुमने कहीं से लोन लिया हुआ है, बिजनेस लोन लिया हुआ है, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो जो इंटरेस्ट तुम लोग को पे करना है दैट विल बी ऑटोमेटेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। अगर तुम कोई डिविडेंड रिसीव करते हो, वो भी मतलब डिविडेंड रिसीव नहीं, डिविडेंड पे करते हो, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर है, डिविडेंड पेड, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के कुछ खर्चे तुम लोगों को इसमें दिखेंगे, राइट। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं। जो इस साइड में आया है, अगर वो तुम्हारा इनकम भी बन रहा है, इनकम बन सकता है, तो वो चीज़ तुम्हारा क्रेडिट साइड में दिखेगा, ठीक है। जैसे जहाँ पर तुमने इंटरेस्ट पे किया था, यहाँ पर तुम इंटरेस्ट रिसीव कर लोगे। अगर तुम इंटरेस्ट रिसीव करते हो, ठीक है, तो वो ये इधर दिखेगा। तुम रेंट रिसीव करते हो, ठीक है, तो वो इस तरफ दिखेगा। तुम डिविडेंड रिसीव करते हो, डिविडेंड रिसीव्ड, तो वो इस साइड में दिखेगा, ठीक है। अगर तुम कमीशन रिसीव करते हो तो वो इस साइड में दिखेगा, है ना। अच्छा, अब एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस साइड भी आ सकता है, बराबर है, ये इस साइड भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? हम लोग क्या समझ के चल रहे थे कि 50 रुपए का बैड डेट्स, 50 रुपए का न्यू बैड डेट्स, 50 रुपए का न्यू आईडीडी और 100 रुपए का ओल्ड आईडीडी। तो अल्टीमेटली 150 में से तुम लोगों को 100 माइनस करना था, तो तुम लोग का एक्सपेंडिचर 50 रुपीज दिखेगा। अगर क्या होता कि अगर ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है और ये 200 है, अब क्या करते? क्या तुम लोग इस साइड में माइनस में अमाउंट दिखाते? नहीं होता ना, -50 तुम लोग नहीं लिख सकते इस तरह। तो अगर कभी ऐसा हो कि ये वाला अमाउंट तुम्हारा इन तीनों के टोटल से ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय आरबीडीडी अकाउंट,
बाय आर्बिट्रेरी अकाउंट। तो जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखो, ओल्ड RDD, ये पहले आ गया, राइट। अब बाकी के तीनों चीज को लेस 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 करके लिख दो। देखो ये तीनों ऐड होके ये लेस हो रहा था ना, अब ये बड़ा है तो अल्टीमेटली तो ये तीनों ऐड होके इससे लेस हो रहा है, तो इससे ये तीनों लेस ही होंगे। हाँ, तो लेस बैड डेट्स, लेस न्यू बैड डेट्स, लेस न्यू RDD, ठीक है। माइनस में है, लेस में है, लेस में है, ठीक है, इन टोटल आउटर कॉलम में, राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डन। और क्या आ सकता है, और कुछ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिखे हैं क्या हम लोग? हाँ नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में था, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगा? ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर तुम एक्सपोर्ट पर कोई चार्जेस पे करते हो तो सिंपल सी बात है, वो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस साइड में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का लॉजिक आप लोग को यूज़ करना है। अगर मैं तुम लोग को और दिखाने को जाऊँगा तो मुझको बोर्ड की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बस लॉजिक आप लोग को याद रखना है कि इसमें जो भी खर्चे या कमाई रहेंगी वो इन चार चीज़ से ही रिलेटेड होगा। अब देखो ये किससे रिलेटेड है, ये तो मैंने बताया ही। देखो ना, बैड डेट्स द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल। ऐसा कौन सा अमाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए जो इररिकवरेबल होता है? सिंपल सी बात है, हमने अगर सामने वाले को बेचा, ठीक है, कोई गुड्स बेचा, सर गुड्स आ गया, सुनो पहले, हमने कोई सामने वाले को गुड्स बेचा, तो सामने वाले को कौन सा गुड्स बेच रहे हैं? क्या हम लोग रॉ मटेरियल बनाने वाले बिजनेसमैन हैं? नहीं, हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर फिनिश्ड से रिलेटेड है तो वो सेलिंग है हमारा। अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो हमारा सेलिंग है, इसके लिए वो यहाँ आ रहा है। अब सुनो, अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सामने वाला कस्टमर है, वो हमसे खरीद के लेके जाता है। अब जैसे तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके गया, तो वो तो ये बोल सकता है कि मैं आज नहीं, मैं तुमको बाद में पैसा देता हूँ। उधार लेके गया, अब उसने उधार नहीं चुकाया, बैड डेट्स। समझ में आ रहा है? तो वो सेलिंग से रिलेटेड होता है, इसी के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ रहा है, क्योंकि तुमने सामने वाले को गुड्स बेचा है और वो पैसा तुमको रिफंड नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, तुम्हारे जो चार्जेस हो वो पे नहीं कर रहा है। तो ये हो गया। अभी एट प्रेजेंट में भी, इस ईयर में भी कुछ ऐसे अमाउंट है जो रिकवर नहीं हो पाए, वो ये हो गया। तुमने प्रॉफिट में से कुछ पैसे को निकाल करके उस डेट को क्लियर करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली तुम्हारा रिजर्व ये बन गया, और पहले से ही तुम्हारे पास कुछ रिजर्व थे तो तुम्हारा खर्चा कम हो गया, वही हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर एक चीज़ का यहाँ पर रीज़न है, मतलब है, ये हम लोगों को समझ के चलना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो, कंप्लीट करने के पॉइंट पे अगर हम लोग जाते तो वापस से वही पॉइंट कि ये साइड ज़्यादा हो सकता है या फिर ये साइड ज़्यादा हो सकता है, दोनों भी ज़्यादा हो सकता है। सर नहीं, यही साइड ज़्यादा होगा, देखो ज़्यादा यहाँ पर है ना, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है ना, कोई भी साइड ज़्यादा हो सकता है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि ये सारे खर्चे जो है तुम्हारे 50, 25, 30 रुपए के हो, और ये साइड की जो कमाई है वो तुम्हारे 1000, 2000, 5000 के हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी साइड ज़्यादा आ सकता है। तो पॉइंट क्या है, अगर हमारी कमाई ज़्यादा आती है, कमाई ज़्यादा, इनकम ज़्यादा, प्रॉफिट होना है, बराबर। तो चलो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, अपने आप इस साइड का आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगर हमारी कमाई ज़्यादा है, अगर हमारी कमाई ज़्यादा है तो ये जो टोटल है उसको यहाँ लिखेंगे, सेम टोटल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे, ये टोटल को इन सारे अमाउंट से हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो ग्रॉस लॉस नहीं आएगा, है ना। तो चलो ठीक है, तो ये जो टोटल है इससे हम माइनस करेंगे, और फिर जो हम लोग को बैलेंस मिलेगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा
ट्रेडिंग में क्या था, ग्रॉस था, अब क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें भी हम लोग को कैरेट डाउन यूज करना है, यहाँ पर भी हम लोग बैलेंस फिगर लिख सकते हैं, राइट। अच्छा सर वो ग्रॉस क्यों और ये नेट क्यों? देखो क्या होता है मालूम है, जब भी कोई बिजनेस करता है ना, उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पे करना होता है वो होता है टैक्स। समझ में आ गया? तो ये जो टैक्स है ये इनकी जिम्मेदारी होती है पे करने की। इनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है, कहाँ से कितनी कमाई आई है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं, कितना हमको डिडक्शंस लेना है, अगर हमारी कमाई स्लॉट में आ रही है तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस साइड में तुमको एक टैक्स करके एक अमाउंट जो खर्चे में दिखेगा, समझ में आ रहा है? तो जब टैक्स तुम पे कर देते हो तो तुम्हारा ग्रॉस में से इनकम टैक्स माइनस होकर के नेट बच जाता है ना। तुम अगर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ 1 लाख रुपीज़ पर एनम कमाते हो तो गवर्नमेंट ने इनकेस अगर एग्जाम्पल है 1 लाख रुपीज़ कमाते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर तुमको 10,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख इज योर ग्रॉस, 10,000 इज योर टैक्स, पे कर दिया ना 10,000, अब अमाउंट कम हुआ कि नहीं, दिस विल बी कॉल्ड एज नेट, और नेट के ऊपर तुमको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग पहले टैक्स पे करेंगे और फिर इनका टोटल लेकर के इस टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस मिलेगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। और वही अगर तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो तो उस अमाउंट को यहाँ पर लिख करके यहाँ लिखेंगे और फिर इसमें इससे माइनस करेंगे, और जब माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी ऑल कॉल्ड एज बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। ठीक है, सेम चीज बैलेंस फिगर वहां पर भी आप लोग देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पलर हम सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है देखो, दया एंड श्यामा आर पार्टनर्स शोइंग द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मुझको पता है कि इतने छोटे से सम्स तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में नहीं आने वाले हैं, ये आपको पता है, ठीक है, कि इतने छोटे सम्स नहीं आने वाले, मुझको भी पता है ये नहीं आने वाले, लेकिन जस्ट एक स्टार्ट है, धीरे धीरे हम लोग बड़े बड़े सम्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बोर्ड कम पड़ जाएगा, इस तरीके के सम्स आते हैं नॉर्मली एग्जाम से, बट चलो एक शुरुआत है तो इजी वे में थोड़ा सा शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, तो मतलब मेरा मानना क्या है कि सब लोग को हम लोग को कवर करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनको आ रहा है उनको हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिनको नहीं भी आ रहा है बेसिक से वो लोग स्टार्ट कर सके, अपने साथ में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप लोग को भी वीडियोज़ को शेयर करना है। ओके, उन सारे लोगों को आप लोग को बताना है जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है इसमें से नाम तो मैंने कल वाले लोग का ही लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये जो सम है एक्चुअली में आप लोग के टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल में से है। ठीक है, हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन I just gave this type of question, okay, this kind of question which is very easy to solve and it will be very quickly solved. चलो ठीक है, क्या दिया फिर, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, ट्रायल बैलेंस दिया है, हम लोगों से मार्क करना है कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा, सम को कंप्लीट करके वाइंड अप कर देना है ये टॉपिक को। अच्छा, तो बैड डेट्स, अब देखो मैंने बताया था बैड डेट्स अगर आप लोगों का साइड में दिख रहा है, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा खर्चा, तो ये हम लोग जाएंगे डेबिट साइड में डालेंगे। ऑडिट फीस डेबिट साइड में आएगा। ऑडिट फीस क्या होता है, ऑडिट फीस का मतलब होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, उन लोगों का काम होता है कि भाई अकाउंट्स को मेंटेन करना। ठीक है, तो वही सीए, वही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग ऑडिटर बन के एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ये चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकाउंट्स में बताया है वो करेक्ट है या नहीं। मतलब जैसे एग्जांपल समझो, अगर मेरा सेटअप है तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो चेयर्स है वो 20,000 के, ठीक है, तो
वो ऑडिटर आकर के ये चेक करेगा कि ये एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू के हिसाब से 20,000 है या नहीं। तो वो जो चेक करता है वो मेरे को हेल्प करता है टैक्स पे करने में, प्रॉपर अमाउंट का टैक्स पे करने में। तो दैट पर्सन चार्जेस इज सर्टेन अमाउंट विच इज ऑल कॉल्ड एज एन ऑडिट फी। ठीक है, तो मेरे को वो अमाउंट एज अ फीस एक ऑडिटर को पे करना पड़ता है। तो दैट इज आवर एक्सपेंडिचर। अच्छा, डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है तो एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मैंने फॉर्मेट में नहीं बताया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने फॉर्मेट में नहीं बताया, बट उसका लॉजिक है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? फिनिश गुड्स को बेचने के लिए ना, सेलिंग से रिलेटेड है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, राइट, ये डेबिट साइड में आएगा। अच्छा, क्रेडिट साइड में अगर आरडीडी दिखता है तो वो तुम्हारा ओल्ड रहेगा, तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, वो माइनस हो जाएगा बैड डेट से। ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग उसको बैड डेट से। और डिस्काउंट जो है वो तुम्हारा क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। अच्छा देखो क्या दिया है, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में वाला है तो वो क्या होगा, न्यू बैड डेट्स होगा, राइट, जो हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ, बैड डेट्स के साथ। तो इधर स्टार मार्क कर देते हैं, हम लोग को पता रहेगा कि इसको इधर कॉलम में लिखना है। ओके, एंड मेंटेन ₹6,000, एंड मेंटेन ₹6,000। तो ये किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है, मेंटेन ₹6,000 एज रिजर्व। ठीक है, एज रिजर्व। तो ये जो रिजर्व है ये क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा उस अमाउंट के साथ में, राइट। मतलब ये अमाउंट भी इसके साथ ऐड होना है, ये अमाउंट भी उसके साथ ऐड होना है, राइट। चलो आगे, ग्रॉस प्रॉफिट इन लोगों ने अपने को ऑलरेडी दे के रखा है। ओके, चलो हम लोग को मालूम है कि ये जो है वो क्रेडिट साइड में जाने वाला है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, हम लोग ने कल के दिन जो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा था ऑलमोस्ट वही अमाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अब इस सम को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग पहले बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मान के चलते हैं ये मिडिल है, तो इधर पे दो कॉलम आना है, इस साइड भी दो कॉलम मान के चलते हैं। ठीक है, दो कॉलम, चलिए ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, सबसे पहले क्या होगा, अब हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट के पहले सीधा सीधा शुरू करते हैं। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। ठीक है, अच्छा अब अंदर की तरफ क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, ये अपना काम हो गया। अब एक एक चीज को हम लोग मार्क करके लिख देंगे इसमें। ओके, क्या है, सबसे पहले बैड डेट्स, तो मेरे को मालूम है कि इसका फॉर्मेट बनेगा प्रॉपर। ओके, तो मैं फॉर्मेट फॉर्मेट लिखूंगा इसका 2RBDD अकाउंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला मैं पूरा चारों का चारों लिख दूंगा। ओके सर, 3 ही दिया होगा, चारों का चारों लिखूं। देखो, बैड डेट्स ऐड करके लिखेंगे हम लोग, न्यू बैड डेट्स, फिर से ऐड करके क्या लिखेंगे, न्यू आरडीडी। हाँ, और फिर एक लाइन छोड़ के लेस। सर आपने लाइन छोड़ना नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं, वहां पर थोड़ा कमी थी स्पेस की, अब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से मतलब इस सम से ही जब भी हम लोग ये फॉर्मेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके ही आप लोग को ओल्ड आरडीडी लिखना होगा। ठीक है, ओल्ड आरडीडी लिखना होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बैड डेट्स है, तो ये सीधा सीधा बैड डेट्स का अमाउंट है। कितना रुपया है ये, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ लिख दो, खत्म। आगे ऑडिट फीस,
मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके लिखना होगा नोटबुक में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑडिट फीस, कितना रुपया है 1200। ओके, नेक्स्ट क्या है डिस्काउंट, तो मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा टू डिस्काउंट, कितना रुपया 2300। चलो नेक्स्ट टू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू एडवर्टाइजमेंट। अरे एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, ये एडवर्टाइजमेंट का दूसरा नाम क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर कोई गुड्स को तुम फ्री सैंपल में बांटते हो तो एडवर्टाइजमेंट ही हुआ ना सर। वहाँ वो ट्रेडिंग में कैसे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे, वो गुड्स से रिलेटेड था, परचेसेस से माइनस होने वाला चीज था। ये प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है प्रोडक्ट का, समझ में आ गया। एडवर्टाइजमेंट का मतलब नॉर्मली क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट, वो क्या चीज से रिलेटेड था, रॉ मटेरियल, इसके लिए वो वहाँ ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ वो वहाँ, वो वहाँ ये यहाँ। चलो नेक्स्ट ये हो गया, अमाउंट लिख दो इसका एडवर्टाइजमेंट का 4500। आगे आरडीडी 1800, ये कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओल्ड आरडीडी, ठीक है 1800। अब मैं इसको ब्रैकेट में डाल के रखता हूँ, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को मालूम पड़ना चाहिए कि अमाउंट माइनस वाला है, वरना अगर मैं कभी कभार फटाफट अगर कैलकुलेशन करने चला गया तो ये जो माइनस वाला है अमाउंट इसमें भी प्लस में चला जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा सा होता है, कभी कभार रॉन्ग होने से अच्छा है कि सही करके चलो उसको पहले से। नेक्स्ट इज डिस्काउंट, क्रेडिट साइड है, ये हमारा है कमाई, तो मैं लिखूंगा उसको यहाँ पर इस तरफ में डिस्काउंट 1800, डन। नेक्स्ट राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स, दिस इज नथिंग बट न्यू बैड डेट्स 1800। नेक्स्ट इज मेंटेन 6000 एज रिजर्व, 6000 एज ए रिजर्व, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, खत्म। इसको टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है ये, यहाँ पर 800, यहाँ पर 800 और ये 8000, 8800 माइनस 1800 कितना हो जाएगा, माइनस करके 7000, राइट, क्लियर, हो गया, खत्म। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज, यहाँ पर लिख दूंगा मैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट का है, वहां से यहाँ आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ब्रॉड डाउन 1,09,500, ठीक है, कंप्लीटेड। चलो टोटल कर लो, टोटल कर लो इसको, आपको यही साइड ज़्यादा आना है, 1,09,000 सीधा सीधा एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। टोटल कर लो उसको, कितना आ रहा है वो टोटल, इसको अगर मैं बराबर ऊपर नीचे लिख दूँ 1,800 डिस्काउंट, ओके। इसको अगर मैं डायरेक्टली टोटल कर दूँ तो कितना आएगा, 5 + 8 313, 1 कैरी 10 11 1 1 1,11,300। सेम अमाउंट को मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,11,300, राइट। थोड़ा सा मिसमैच है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ओके। अब इसके टोटल को हम लोग कर लेते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो इट विल बी 7,000 1,200 2,300 4,500, ये हो गया 2 10 1 8 9 10 11 15, बराबर है, ये तो 15,000 है, तो 1,11,300 में से 15,000 माइनस होगा तो हमको बैलेंस आने वाला है ये 300, ठीक है। इसको 0 करके 11 कर लो, 11 में से 5 गया 6, ओके, और 10 में से 1 गया 9, 96,300। इसको मैं क्या करूँगा, सर्कल, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, तो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये कैरिड डाउन बनेगा और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, फिर कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये जगह तुम्हारा
बैलेंस, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट होता है।